Good morning everyone. Today is 25th of September and we are here to solve most complicated issue of the student what to read in The Hindu and basically The Hindu को कैसे पढ़े ताकि हम उसे लिंक कर सके अपने स्टैटिक सिलेबस से मेंस और प्री के हमें आइडिया लग सके कि क्या क्या चीज़ कैसे इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक को किस तरीके से लिंक करना है करंट से ताकि हम उसे एज एग्जाम्पल केस स्टडी यूज़ कर सकें. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर फर्स्ट पर ही न्यूज़ आई है अबाउट आधार. ठीक है, तो जो एक मूडी है, मतलब मूडी होती है जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी होती है जो बहुत सारी चीज़ों को रेट करती है. ठीक है, वर्ल्ड में उसके अकॉर्डिंग जो आधार है अनरिलायबल, हम रिलाय नहीं कर सकते उसके ऊपर बायोमेट्रिक डाटा को लेके. आपको पता होगा जब हम आधार बनवाते हैं, आधार कार्ड हमारा बनता है और इवन कई बार जब हमारी कुछ भी चीज़ें होती है तो बायोमेट्रिक होती है, हमारे फिंगरप्रिंट, हमारे इरिस स्कैन, ये सब होता है. तो मूडीज़ का कहना है कि ये अनरिलायबल है, हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बार जो लेबरर्स हैं जिनकी पेमेंट जाती है जैसे नरेगा वगैरह में आधार के थ्रू, तो उनको इश्यू फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, तो उस ऑथराइजेशन के बारे में, आधार के बारे में ये न्यूज़ है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा. जहाँ पर भी फिर डिजिटलाइजेशन की, इवन आधार की, ठीक है, आपका मेंस में क्वेश्चन आए तो आप इसको वहाँ पर एज ए लूप होल या फिर एज ए ड्रॉबैक मेंशन कर सकते हो. ठीक है, या फिर एज ए सजेशन कि हम समथिंग इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद सेम पेज पर ये न्यूज़ आई है. आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, जिसमें बात हुई थी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं MEME. ठीक है, मतलब इसमें जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आप फर्स्ट ईयर में भी ले सकते हैं एडमिशन, सेकंड में भी, थर्ड में भी. जब मतलब कि बहुत सारे लोगों की ना एजुकेशन छूट जाती है, उन्हें जो कॉलेज से ना बैक करना पड़ जाता है, तो उसकी बात हुई है कि आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो. मान लो आपने 1 साल का किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का कॉलेज किया तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का किया तो डिग्री मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है. तो जो हाउस पैनल है उसने बोला है कि ये शूट नहीं करेगा इंडिया को. ठीक है, तो उसके बारे में बात है, थोड़ा सा आइडिया ले लेना. जो केरला की गवर्नमेंट है वो नहीं फॉलो कर रही मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन को, मल्टीपल एंट्री को फॉलो कर रही है बट मल्टीपल एग्जिट को नहीं कर रही. ऑब्वियसली आपको यहाँ से पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि एजुकेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट है. ठीक है, तो तभी केरला जो गवर्नमेंट है उसका यहाँ पर मतलब वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है चीज़ों को. ठीक है, तो ये पढ़ लेना, आपको आइडिया रहना चाहिए. जहाँ पर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात होगी वहाँ पर आप ये पॉइंट बिल्कुल मेंशन करोगे. ठीक है, इवन एजुकेशन की भी बात होगी, कहीं भी ये पॉइंट आप डाल सकते हो. ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 6 पर. ठीक है, यहाँ पर देखो ये न्यूज़ आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तेलंगाना से एक टीम गई है श्रीलंका में बुद्धिस्ट केव में विजिट करने. ठीक है, तेलंगाना ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है बुद्धवनम. ये आपको पता होना चाहिए. कहाँ, किसने स्टार्ट किया? तेलंगाना ने. ठीक है, वहाँ पे एक पार्क डेवलप किया जाएगा जो बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम्स पर होगा. ठीक है, तो कहाँ पे? नागार्जुन सागर में होगा जो कि तेलंगाना में है. ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. फिर उसके बाद यहाँ पे बात की गई है, देखो प्रीलिम्स के लिए कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको पता होगा जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनको त्रिपिटका कहते हैं, जो है सूत्र विनय और अभिधम्मा पिटका. ठीक है, वो ओरली ही बोली जाती थी. मतलब आपको पता है बुद्धा 5th सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC उस टाइम में थे. फिर उनकी टीचिंग्स उस टाइम कुछ भी लिखना नहीं था, रिटन कुछ भी होता नहीं था, तो ओरली पास होती थी. जैसे हमारी रामायण वगैरह भी ओरली पास होती थी, एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन, है ना. तो बट जो श्रीलंका के किंग थे देवानाम्पिया तिशा, इसका नाम आपको याद रखना है, क्या है? देवानाम्पिया तिशा. ठीक है, इन्होंने उसको लिखवाया था जो पाम की लीव्स होती है उन पर, पाम की लीव्स पर. ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है त्रिपिटका को, उनको देवानाम्पिया तिशा ने पाम की लीव्स पर पहली बार रिटर्न में लिखवाया था. उससे पहले ओरली चलती रहती थी. और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? ये हमेशा प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट होता है. किंग अशोका के, यानी अराउंड 3rd सेंचुरी BCE में ये थे, अशोका के कंटेम्प्रेरी थे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना. ठीक है, फिर यहाँ पे बात हो रही है
एक जो हमारे आचार्य बुद्धा गोसा थे, इनका आपने नाम पहले भी सुना होगा, बुद्धा गोसा, ठीक है। वो थेरावादा बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। आपको पता है बुद्धिज़्म के बहुत सारे टाइप है, तो थेरावादा बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे और वो उन्हीं केव्स में रहते थे जहाँ पर ये विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने लिखी थी ये बुक विशुद्धिमग्गा। तो आपको ये पता होना चाहिए विशुद्धिमग्गा किसने लिखी थी, बुद्धा गोसा ने। किसको फॉलो करते थे बुद्धा गोसा, थेरावादा बुद्धिज्म को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर, ठीक है। ये एडिटोरियल वाला। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, मतलब 2-3 दिन से न्यूज़ में चल रहा है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जो चाइना है ना, उसने ना वहाँ पे जो एशियाड इनोग्रल हो रहा है, मतलब स्पोर्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे ना, अरुणाचल के जो प्लेयर्स है ना उनकी एंट्री डिनाई कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली जो अरुणाचल इंडिया का पार्ट है, तो अरुणाचल के प्लेयर्स इंडिया के फ्लैग के अंडर, इंडिया के नेम के अंडर प्ले करेंगे। बट चाइना ने इस चीज़ को मना कर दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चाइना अरुणाचल इज़ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। उनका जो उन्होंने स्टैंडर्ड मैप रिलीज़ किया था, अरुणाचल उन्होंने चाइना का पार्ट दिखाया है। तो उनका कहना है कि अगर अरुणाचल प्लेयर खेलेंगे तो चाइना की तरफ से खेले, ठीक है। तो ये वाला इशू है। तो ये इंडिया के लिए ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। इंडिया के जो फुल फ्लैश स्टेट अरुणाचल पे चाइना क्लेम करा, इवन उनके प्लेयर्स को खेलने नहीं दे रहा, तो काफ़ी बड़ी इशू है। तो उसके बारे में आर्टिकल है, आप एक बार गो थ्रू करें ना, आपको और चीज़ों का भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेम पेज पर यहाँ पर ये न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये बात हो रही है, आपको पता है वन नेशन वन इलेक्शन कितने दिन से हमारे न्यूज़ में चलता रहता है कि करना है करना है करना है, बट हो नहीं पा रहा है, ठीक है। मेंस में इसके ऊपर बिल्कुल कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या फ़ायदे नुकसान, वो सब, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता, देखो वन नेशन वन इलेक्शन कराने के 2 रीज़न सबसे बड़े। एक तो ये कि भाई जो हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पार्टीज़ हैं, वो हमेशा इलेक्शन मोड में चलती रहती है। तो 5 साल में अगर एक साथ ही इलेक्शन होंगे तो गवर्नेंस वाले काम पर फोकस कर पाएगी, इलेक्शन से थोड़ा माइंडसेट अलग रहेगा, ठीक है। सेकंड ये कि जो इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है बार बार इलेक्शन कराने में, रैलीज़ में, ठीक है, प्रमोशंस में, इन सब चीज़ों में पैसा भी, हमारा जो रिवेन्यू है वो भी बच जाएगा। ये सबसे बड़े 2 रीज़न है हम क्यों एक साथ इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो बट जो ये राइटर है, इन्होंने यहाँ पे बात की है कि ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती अगर हम पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हम फॉलो करते हैं उसमें। आपको पता है हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो मेन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, बट हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और फिर कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जो पार्टी है उसके पास मतलब उसको ना कॉन्फिडेंस में रहना पड़ता है। जो लोकसभा है, इवन स्टेट में भी यही है, जो असेंबलीज है उनके कॉन्फिडेंस होना चाहिए पार्टी में। अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं तो इलेक्शन दोबारा कराने पड़ते हैं, तो वही साइकिल ख़राब होता चला जाता है। तो इन्होंने बात की है कि ये बहुत मुश्किल है अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में करेंगे। तो इनका कहना है कि हमें ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर स्विच कर देना चाहिए अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो पार्लियामेंट्री वाले में क्या होगा, मान लो हमने एक बार 2024 में सब स्टेट के एक साथ इलेक्शन करा दिए, कुछ स्टेट में कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि पार्टीज़ में रेवलरी हो रही है, ठीक है, कॉन्फिडेंशन मोशन पास किया जाए, वो पास नहीं हुआ कॉन्फिडेंशन मोशन, सरकार गिर गई, फिर वहाँ पर दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। बट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है, सिस्टम में क्या होता है, जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, उससे अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती लोकसभा या असेंबलीज में। मतलब वो एक बार चूज हो गया, सिलेक्ट हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके बाद इवन उसकी डेथ भी हो जाती, कुछ इशू आ जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी सीट ले लेता है, इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद स्पीकर ले लेता है, तो वो 5 साल तक गवर्नमेंट है जो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। ये वाली बात है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है, ठीक है। फिर वही बात है कि हम प्रेसिडेंशियल उस पर क्यों स्विच करें। जब हमारे 1947 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उन्होंने डिबेट हुई थी वहाँ पे प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। तो उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम कुछ बहुत सारे इशू सोच समझ के ही चूज़ किया था। ऑब्वियसली जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी चॉइसेस, उन स्टेबिलिटी, उन सब चीज़ों के बारे में सोच के उन्होंने चूज़ किया था, ठीक है। तो इसके बारे में ये एडिटोरियल है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार आप
अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात हुई है आपको पता है G20 हुई थी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो अभी न्यू दिल्ली समिट हुआ था, उसमें हमने न्यू कॉरिडोर लॉन्च किया है जो कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो जो मिडल ईस्ट है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी इंडिया और यूरोप को लिंक किया जा रहा है थ्रू मिडल ईस्ट, ठीक है। मिडल ईस्ट आप समझते हैं जो सऊदी अरेबियंस वाली कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिया ने देखो कुछ तो कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया हो गया है ना, वो G20 का ऑलरेडी पार्ट थी, बट ऑलमोस्ट जो बाकी की कंट्री जैसे ओमान, UAE वगैरह, इन सबको इंडिया ने इन्वाइट किया था G20 में, बट इंडिया ने इन्वाइट नहीं किया इज़राइल को। डिस्पाइट हमारे इज़राइल के साथ इतने अच्छे रिलेशन है, इज़राइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो वो वाली बात हो रही है कि इज़राइल इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसका लिंक चाहिएगा, इन अच्छे रिलेशन है, स्टिल हमने इसको इनवाइट नहीं किया, ठीक है। फिर जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में इस आर्टिकल में बात हुई है, आप थोड़ा सा एक बार आइडिया ले लेना, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं बताया बट एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर, ठीक है, यहाँ पे बात हुई, आपको पता है जो रिजर्वेशन बिल है वुमेन का, वो पास हुआ है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। कौन से अमेंडमेंट बिल के अंदर किया है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, 128th अमेंडमेंट बिल के अंदर हुआ है, ठीक है, जिसमें हम 33% ऑफ रिजर्वेशन जो सीट है वुमेन्स को प्रोवाइड करेंगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात हुई है। देखो अब सबसे बड़ा इशू क्या हुआ, बिल तो पास हो गया, ठीक है, बट हम सीट नहीं दे पाएंगे 2024 के इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो हमने डिलिमिटेशन कमीशन है जिसके थ्रू हम सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, उसको हमने फ्रीज कर रखा है टिल 2026, ठीक है। आर्टिकल 82 को अमेंड करना होता है, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के लिए आर्टिकल 82 को हमने अमेंड करके 2026 तक जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको फ्रीज कर रखा है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर किया था हमने, 84th अमेंडमेंट एक्ट, ये आप हमेशा चीज़ें याद रखोगे। तो जब 2026 तक डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठ सकती तो हम सीट कैसे 2024 में देंगे, ठीक है। तो 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, उसके बाद सीट्स डिसाइड होंगी वुमेन्स के लिए स्टेट वाइज या फिर पूरी कंट्री में, है ना। तो फिर उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तब से वुमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है जो फुकुशिमा है, आपको पता है जापान में, ठीक है, फुकुशिमा है, वहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट वाटर की कंट्रोवर्सी चल रही है। बात क्या है, देखो फुकुशिमा में न्यूक्लियर प्लांट है, तो जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट होगा वहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट वाटर भी निकलेगा, है ना। तो उसको रिलीज़ करने की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो लोगों ने ना काफ़ी उस चीज़ के अगेंस्ट है। ऑब्वियसली जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो इनडायरेक्टली लोगों को इम्पेक्ट करेंगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात है कि जो कैसे वेस्ट वाटर वहाँ पे किस टाइप का वेस्ट वाटर निकलता है, फिर उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, क्या होता है, वो सब के बारे में है। वाटर सेफ है या नहीं है, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उस बारे में एडिटोरियल है, एक बार गो थ्रू लेना, जस्ट आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर, यहाँ पर ये न्यूज़ है। देखो आपको पता है जो कनाडा और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रीज़न क्या है, खालिस्तान, ठीक है। अभी पिछले कुछ दिनों में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को निकाल दिया, फिर इंडिया ने कनाडा के डिप्लोमेट को निकाल दिया, फिर उसके बाद इंडिया ने कुछ वीज़ा भी बंद कर दिए हैं कनाडा। तो देखो स्टोरी क्या थी, आपको पता है खालिस्तान जो पंजाब वाला पार्ट है उसको एक सेपरेट कंट्री बनाने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं मोस्टली इन कनाडा, ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक टेररिज्म के टाइप में ही आ जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या, एक थे जो खालिस्तानी लीडर थे नीजर, उनकी डेथ हो गई, उनको मतलब मार दिया गया, बेसिकली मर्डर हुआ है उनका कनाडा के अंदर ही। तो उसका क्लेम जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया पे डाल दिया। तो इंडिया, और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ के डिप्लोमेट थे, अपने इंडिया के डिप्लोमेट थे कनाडा में, उनको निकाल दिया। तो ये सारा इशू चल रहा है खालिस्तान बेस पर, तो उसके बारे में ही न्यूज़ है, ठीक है। ऑब्वियसली खालिस्तान को इंडिया अपोज करता है, इंडिया ने 45 नेम्स भी दिए कनाडा को, ठीक है, कि इनको निकाल दो, ये खालिस्तानी सपोर्टर है, खालिस्तानी लीडर है, बट कनाडा कोई एक्शन नहीं लेता है इसके अगेंस्ट, इवन सपोर्ट करता है जो खालिस्तान को, क्योंकि जो खालिस्तानी गवर्नमेंट है इस टाइम, जो जस्टिन ट्रूडो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट है एनडीपी पार्टी से, ठीक है। और जो एनडीपी पार्टी है उसके जो लीडर है वो खुद खालिस्तानी सपोर्टर है।
तो ये काफ़ी पॉलिटिकली और जियो पॉलिटिकली, फिर खालिस्तान, टेररिज्म, सब चीज़ों का इशू मिला के ये चल रहा है इस टाइम। तो देखते देखते क्या रहता है। और हमारे लिए कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि हमारी जो डायस्पोरा है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं इन सब डिसीजन से, ठीक है। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 12 पर, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अपना विक्रांत, है ना, उसके जैसा ही एक और कैरियर लाने का प्लान कर रहा है जो डिफेंस बोर्ड है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे बात हुई। आपके लिए आज इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो बस आपको आइडिया रहना चाहिए कि 40,000 करोड़ का कुछ उसका बजट रहेगा। ये सब है, थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेना उसके इंजन के बारे में, उसके बजट के बारे में, यही सब है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी पेज पर यहाँ पे देखो न्यूज़ आई है, जो जयशंकर जी है ना, वो गए हुए हैं न्यूयॉर्क में। वहाँ पे जो मीटिंग चल रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उनका कि 78th सेशन चल रहा है। तो वहाँ पे जो जयशंकर जी है ना, उन्होंने बात की डबल स्टैंडर्ड वर्ल्ड की। उनका कहना है कि देखो वर्ल्ड ना काफ़ी चेंज लाने की बात करता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया। फिर ग्लोबल साउथ की बात करता है कि जो ग्लोबल साउथ को हम बात करेंगे उसके बारे में, उसको आगे डेवलप करने की बात होती है, बट वो चेंज एक्चुअली करता नहीं है, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में, G20 के बारे में इन्होंने बात की। हमने G20 में काफ़ी कुछ प्रोग्रेस दिखाई ग्लोबल साउथ को भी लेकर, ठीक है, क्लाइमेट्स को भी लेकर, यूक्रेन रशिया के वॉर को भी लेकर, उन सब चीज़ों में के बारे में वहाँ पर जयशंकर जी ने बात करी है, ठीक है। इसके बारे में एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है, मन की बात करते हैं। मन की बात में उन्होंने चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बारे में, G20 समिट के बारे में बात करी है। एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेना कि क्या क्या बात करी। जो भी बोलते हैं वो प्रीलिम्स मेंस के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इन्होंने बात की है कि हेरिटेज साइट आपको विजिट करना चाहिए, ऑब्वियसली उससे हमारा लिंक बढ़ेगा, हमारी हिस्ट्री से हमारा टूरिज्म भी ग्रो होगा, ठीक है। इस टाइप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है जो हमने यूरोप के साथ अभी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, मैंने ऊपर ही बात करी। तो ये सब है, आप थोड़ा सा आइडिया ले लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर देखो, यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात आई है। जो यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जो देखो जो बच्चे जो छोटे होते हैं, आपको पता है उनको वैक्सीनेशन होती है इम्यूनाइजेशन के लिए, ताकि जो मतलब जैसे पोलियो की वैक्सीन होती है, फिर बहुत सारी वैक्सीन होती है ना, तो उन सब के लिए एक ना ये आप इसमें भी देखोगे ना पिक में, तो यहाँ पे ये चक्कर बनाया, ठीक है, व्हील बनाया, ताकि जो उनको ट्रैक करा जा सके। मान लो जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसको डेट हो गई उसकी, फिर उसी में मतलब उसको कौन सी जो वैक्सीन लगी है वो लगनी, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आशा वर्कर्स है वो ट्रैक करती रहती है कि बच्चे को कब कितनी कौन सी वैक्सीन लगनी है, कौन सी लग चुकी है, फिर कौन सी वैक्सीन ओरली मतलब मुंह के थ्रू दी जाती है, कौन सी बाय इंजेक्शन दी जाती है, ठीक है। तो ये सब इनके थ्रू ये डिटेक्ट कर पाते हैं, तो फास्टली ये इम्यूनाइज भी कर पाते हैं बच्चों को, और कोई मिस्टेक होने के चांस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो जहाँ भी चाइल्ड की बात हो, जहाँ भी हेल्थ की बात हो, वहाँ पर ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि स्टडी के तरीके से, एग्जाम्पल के तरीके, इम्प्रूवमेंट के, हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, वो सब के लिए आप मेंशन कर सकते हो हमेशा ही, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर 16 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है नासा की। देखो जो नासा है ना, उसने जो उनका सैंपल आया था, मतलब जो स्पेस क्राफ्ट गया हुआ है, आपको पता बहुत सारे, तो वहाँ से सैंपल आया है अर्थ के लिए एस्ट्रोनॉइड का। तो उसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़, आपको थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए। आपको पता होगा बेनू एस्ट्रोनॉइड, काफ़ी पीछे भी बात हुई थी इसके बारे में। बस ये थोड़ा सा वो है कि वहाँ से डस्ट आया है, वो जो एस्ट्रोनॉइड है वो किस किस चीज़ में रिच है, कार्बन में रिच है, ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट है उसके अंदर, ये सब आइडिया है। ऑब्वियसली देखो जो भी ऐसे एस्ट्रोनॉइड भेजती है स्पेसक्राफ्ट, या फिर हमारे पास खुद नेचुरली आते हैं, तो हमें ना आइडिया लग जाता है यूनिवर्स के बारे में कि अर्थ भी किन किन एलिमेंट से अंदर से बनी होगी, या बाकी एस्ट्रोनॉइड किस किस एलिमेंट से बने हैं, वो चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे जो लास्ट पेज होता है ना द हिंदू का, जो साइंस वाला पेज होता है एकदम लास्ट में, है ना, वहाँ पर एक न्यूज़ आई है। जो साइंटिस्ट, आपको पता है, जो एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं हमारे एंसेस्टर, उनके बारे में भी पता लगा लेते हैं हर चीज़। तो उसके बारे में DNA के थ्रू, जीनोम के थ्रू, ठीक है, रिसर्च होते हैं अलग अलग। हमने पूरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन जो है या अदर एनिमल कैसे कैसे इवोल्व हुए, वो सब पता लगा लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा है
ऑब्वियसली साइंस में इतना डीप नहीं पूछता यूपीएससी, बट एक आइडिया रहना चाहिए जीनोम वगैरह कैसे क्या रिसर्च होते हैं उसके बारे में। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है गैलेक्टिक टाइड्स के बारे में। जैसे हमारे ओशियन में टाइड्स आते हैं, सिमिलरली जो गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में उसमें टाइड्स आते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो ओशियन में टाइड्स आते हैं उनका जो उसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो अलग होते हैं, बट जो गैलेक्सी में टाइड्स आते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। आपको पता है हर प्लेनेट में हर उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे कि अर्थ में भी है, तो वो अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें एक दूसरे को ना, जैसे मून को अर्थ ने करा हुआ है, ठीक है। तो वैसे उनकी सब चीज़ों की वजह से गैलेक्टिक टाइड्स आते हैं, जो ऑब्वियसली जो गैलेक्सीज है उनकी शेप्स चेंज हो जाती है, टेल्स निकल जाती हैं, ब्रिज बन जाते हैं उन टाइड्स की वजह से, है ना। तो इस सब का फिर स्टार फॉर्मेशन भी होने लग जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। तो बहुत सारी पुशिंग एंड पुलिंग्स चलती रहती हैं, ठीक है। उसके बारे में बात हुई है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए गैलेक्टिक टाइड्स क्या होती हैं। रीज़न ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ठीक है।